हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, हमने आपको पिछली क्लास में लोकतंत्र के बारे में पढ़ाया था, वह विश्व के स्तर पर पढ़ाया था। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत में लोकतंत्र या भारतीय लोकतंत्र। ठीक है, अब भारत में लोकतंत्र, इसकी शुरुआत हमारे भारत में कैसे होती है, फिर इसके बाद में हमारे भारत में लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाया जाए, या फिर इसके दुर्बल पक्ष कौन कौन से हैं, ये सब आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, इसमें भारत में लोकतंत्र तो 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य का अंत हुआ। अब यहाँ पर एक शब्द आया है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का अर्थ होता है कि जो शासन करता है उसे औपनिवेश कहा जाता है या औपनिवेशिक कहते हैं, और जिस पर शासन किया जाता है उसे उपनिवेश कहते हैं। तो हम उपनिवेश थे, मतलब भारत उपनिवेश था और ब्रिटेन औपनिवेशिक राज्य था या देश था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को भारत में औपनिवेशिक राज्य का अंत हो जाता है, अर्थात भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई और प्राचीन संस्कृति वाले देश भारत में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, एक नए युग की शुरुआत हुई। भारतवासियों के लिए मात्र स्वतंत्रता प्राप्ति ही अपने आप में अंत नहीं था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए ही नहीं लड़ रहे थे, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए ही नहीं लड़े थे, बल्कि उनका उद्देश्य समाज में एक नई व्यवस्था की स्थापना करना था। ठीक है, और आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को, नागरिक अधिकारों की गारंटी, सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना तथा सभी को न्याय दिलाने के संबंध में स्वतंत्र भारत के नेताओं का स्पष्ट दृष्टिकोण था। ये भारत के नेता चाहते थे कि सभी को बराबर न्याय मिले, भारत में भाईचारा को बढ़ावा मिले, बंधुता को बढ़ावा मिले, सभी लोग आर्थिक रूप से सक्षम हों। इसके बाद भारत में किसी भी प्रकार का भेद, जातियों के साथ या वंश के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की छुआछूत जैसी समस्या न हो। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते थे हमारे भारत के नेता। इन अपेक्षाओं को संविधान में सम्मिलित कर 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकार किया गया था, इसे लागू किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आगे कि यह दृष्टिकोण मुख्यतः प्रस्तावना में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ठीक है, जो मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने आपको मौलिक अधिकार में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आपको पढ़ाया था कि जनता के कुछ अधिकार होते हैं, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार में पढ़ाया था। और भविष्य में वे अधिकार जनता को प्रदान किए जाएंगे तो उनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो जनता को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना, इसके बाद में सामाजिक रूप से सभी के साथ समान व्यवहार हो, ये सारे अधिकार जनता को समय समय पर हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा या भारतीय सरकार के द्वारा दिया जाता रहा है। ठीक है, और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान निर्माताओं की लोकतंत्र में भरपूर आस्था थी। ठीक है, तो ऐसे अधिकार जो भविष्य में जनता को दिए जाएंगे, उन अधिकारों को डीपीएसपी में शामिल किया गया था। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें इनको शामिल किया गया है। ठीक है, और उसी के माध्यम से आज हम देख रहे हैं कि जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा तबका है, उसको अपलिफ्ट करके या उसे आगे बढ़ाकर हमारी सरकार उच्च स्थान पर पहुंचाना चाहती है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है, विभिन्न कार्यक्रम सरकार की ओर से इन गरीब वर्ग के लिए चलाए जा रहे हैं, ताकि इनका भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो। ठीक है, तो लोकतंत्र राजनीतिक परिस्थिति ही नहीं है या सामाजिक परिस्थिति मात्र नहीं है, बल्कि वह शासन और जीवन की लोकजय नैतिक अवधारणा भी होती है। सभी मनुष्यों का लोकतंत्र में बराबर महत्व होता है, सभी मनुष्यों के अधिकार भी समान होते हैं। समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति लोकतंत्र का मूल आधार होता है। इसके बाद इसी पर आधारित
एक विद्वान है जिनका नाम है लॉर्ड राइस। तो लॉर्ड राइस का यह मानना है कि जहां आत्मनियंत्रण, बुद्धिमत्ता, नैतिकता, उत्तरदायित्व की प्रबल भावना एवं सक्रिय जन भागीदारी होती है, वहां लोकतंत्र अधिक मजबूत होता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं लॉर्ड राइस। जबकि अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, व्यक्तिवाद, वंशवाद, लाल फीताशाही आदि बुराइयों से लोकतंत्र क्षीण होता है एवं घातक बनता है। आ रहा समझ में? ये कहना है लॉर्ड राइस का, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि हमारे भारत में जो लोकतंत्र है, तो भारतीय लोकतंत्र के सबल पक्ष कौन कौन से हैं, तो ये इसमें देखिए। तो इसके अंतर्गत इसका पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य होता है कि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत एवं संविधान का मूल ढांचा। ठीक है। और पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य होता है कि राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। इसे ही कहा जाता है पंथ निरपेक्षता। ठीक है। भारतीय समाज के सभी अल्पसंख्यकों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के लोकतांत्रिक पद्धति में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। यहाँ जन्म, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा सबल पक्ष होता है संसद। तो भारत में संसद किससे मिलकर बनती है? तो भारत में संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो भारतीय संसद लोकतंत्र का स्पष्ट प्रतीक है और कार्यपालिका की राजनीतिक शक्ति का स्रोत संसद ही होती है। अब कार्यपालिका का अर्थ क्या है, तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड। ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के अनेक प्रश्नों एवं समस्याओं के निर्धारण में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है या निर्णायक भूमिका होती है। ऐसे कई अवसर आए हैं जब संसदीय दबाव ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए भी बाध्य किया है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये हमारे भारत में लोकतंत्र मजबूत होने का परिणाम ही है कि जब अगर कोई मंत्री गलत कार्य करता है तो उसे इस्तीफा देना होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सबल पक्ष होता है कि महिला सशक्तिकरण पर बल। तो हमारे भारत में संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 4 के तहत महिलाओं के संरक्षण तथा उनके उत्थान से संबंधित कई प्रावधान किए गए हैं। भारत में 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसके माध्यम से हमारे भारत में इन स्थानीय स्वशासन में 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। भारत सरकार के द्वारा महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारी सरकार के द्वारा इन महिलाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। ठीक है। ताकि महिला भी आर्थिक रूप से सशक्त हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो। ठीक है। ताकि इनकी भी समाज में बराबर की भागीदारी हो। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में महिलाओं को बराबरी का दर्जा आज भी नहीं दिया जा रहा है। आज भी हमारे भारत में ऐसे रूढ़िवादी लोग हैं जो अपनी छोटी सोच के कारण महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर इसमें समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की नीति। तो इसका उद्देश्य यह है कि मुख्य धारा में ऐसे वर्गों को शामिल करना है जो किसी कारणवश ऐसे अवसरों से सदियों से वंचित रहे हैं और इस आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरी में आरक्षण दिया गया है। इनके लिए राजनीतिक आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। यदि सरकार इन्हें नौकरियों में आरक्षण नहीं देती तो ये लोग पिछड़ जाते हैं। यदि सरकार इनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं चलाएगी तो ये लोग पिछड़ जाएंगे, ये लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। और भारत विकसित तभी होगा जब सभी लोगों का समान रूप से विकास होगा, सभी लोगों का समान रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास होगा, तभी भारत विकसित देश कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड इसमें। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे
अगला आता है न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका। ठीक है, तो जनता की आवश्यकता अनुसार न्यायालय ने अपने स्वरूप में परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। इससे जनहित को तो लाभ हुआ ही है, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यावहारिक धरातल पर भी स्थापना हो सकी है। यदि हमारे भारत में न्यायपालिका की भूमिका नहीं होती, अगर न्यायपालिका अपनी भूमिका को बढ़ावा नहीं देता, तो भारत में लोगों को सही न्याय नहीं मिल पाता, शीघ्र से या शीघ्रतापूर्वक न्याय नहीं मिल पाता। भारत में आज भी हम देखते हैं कि हमारा भारतीय न्यायालय या हमारी भारतीय न्यायपालिका निष्पक्ष होकर न्याय देती है। कभी भी किसी राजनीतिक दल के दबाव में आकर निर्णय नहीं देता हमारा न्यायालय। ठीक है, हमारे भारत में जो न्यायपालिका होती है, गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर कोई दोषी है तो उसको सजा अवश्य देती है। ठीक है, और जो भी निरपराध व्यक्ति होता है उसको वाइज्जत बरी किया जाता है, और जो अपराधी होता है उसको दंड अवश्य दिया जाता है। ये हमारी भारतीय न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या हमारे भारतीय न्यायपालिका की विशेषता होती है। तो इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो आपको ध्यान रखना है भारतीय लोकतंत्र के सबल पक्ष में। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि मानव अधिकारों का क्रियान्वयन। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह होता है कि भारतीय संविधान में संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा और नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत विभिन्न मानव अधिकार शामिल किए गए हैं, और इन अधिकारों के सुनिश्चित क्रियान्वयन हेतु 1993 में 1993 में राष्ट्रीय और बाद में राज्यों के स्तर पर मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की गई है। और ये आयोग हमारे भारत में मनुष्य के नाते या मनुष्य होने के नाते मानव के अधिकारों की रक्षा करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे बहुदलीय सरकारों का उदय। तो हमारे भारत में विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां होती है उसका उदय हुआ है, मतलब बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे भारत में कार्यरत हैं। ठीक है, सभी दल संघर्षरत होते हैं कि हमारी सरकार बने, हमारी सरकार बने, हम सत्ता में आए। सभी लगातार संघर्ष करते रहते हैं। तो देखिए इसमें भारत में बहुदलीय सरकारों का उदय, तो इसका सर्वप्रथम उदाहरण 1977 में 1977 में देखने को मिलता है, जब पहली बार केंद्र के स्तर पर गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन यह भी मिली हुई सरकार थी, मिलीजुली सरकार थी, बहुमत की सरकार नहीं थी। ठीक है, कई दलों ने मिलकर उस समय सरकार बनाई थी। बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि यह प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, और 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 में भी ऐसी प्रवृत्ति देखी गई थी। वर्तमान में केंद्र में एनडीए, इसके बाद में यूपीए, बहुदलीय गठबंधन के उदाहरण होते हैं। और ऐसी प्रवृत्ति राज्यों में भी देखी जाती है, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में आदि राज्यों में ये बहुदलीय सरकारें चल रही हैं। बहुदलीय सरकार का मतलब ही होता है कि कई दलों से मिलकर जब सरकार चलती है तो उसे बहुदलीय सरकार कहते हैं, या इससे ही हम गठबंधन की सरकार भी कहते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र को तृणमूल स्तर पर, मतलब ग्रासरूट लेवल पर, तो तृणमूल स्तर तक पहुंचाकर विकेंद्रीकरण की नींव को मजबूती प्रदान की गई है। पहले हमारे भारत में राजनीति में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कोई योगदान नहीं होता था। ठीक है, जब हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन को या पंचायती राज को शुरू किया गया, पंचायती राज की स्थापना भारत में की जाती है, तो फिर उस समय से हम देखते हैं कि हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोगों की राजनीति में भागीदारी बढ़ती जा रही है। तो ये लोग भी अपने ग्रामीण स्तर पर, ग्राम के स्तर पर निर्णय लेते हैं तथा नीतियों का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, और उससे लागू भी करते हैं। तो यह विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है, और इसी के कारण हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें चुनाव सुधारों से दृढ़ होता लोकतंत्र। तो हमारे भारत में दिन प्रतिदिन चुनावों में सुधार हो रहे हैं, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होता जा रहा है। तो चुनाव सुधार के माध्यम से दल बदल को रोके जाने का प्रयास किया जाता है, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा है।
तो हमारे भारत में 1952 के आम चुनाव के बाद लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा के चुनावों ने न केवल यह सिद्ध किया है कि भारत में प्रजातंत्र या लोकतंत्र की जड़ मजबूत हो चुकी है, बल्कि चुनाव आयोग ने पिछले 2 दशकों में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराकर विश्व में अपनी साख भी स्थापित की है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत में जो लोकतंत्र होता है या भारतीय लोकतंत्र होता है उसके सबल पक्ष यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो इसमें आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है। 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर 3 नंबर में आपसे पूछा जाए कि भारतीय लोकतंत्र के सबल पक्ष के बारे में लिखिए, तो आपको सिर्फ जो पॉइंट है तो पॉइंट आपको लिखना होगा। और अगर 5 नंबर में आपसे पूछा जाए तो पॉइंट लिखकर या जो साइड हेडिंग है तो साइड हेडिंग लिखकर आपको उसके डीलिंग भी करना होगा, उसका वर्णन भी करना होगा। और अगर 11 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर कोई एक, जैसे हमने आपको बताई थी साइड हेडिंग इसकी बहुत सारी, तो कोई एक हेडिंग आपको दे दी जाएगी और उसका अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब देखिए इसमें कि भारतीय लोकतंत्र के दुर्बल पक्ष, ठीक है। अब भारतीय लोकतंत्र के दुर्बल पक्ष से आशय क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे भी कारण हैं जिससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है, जिसके कारण लोकतंत्र के दोष उभर कर सामने आते हैं। तो देखिए इसमें इसका कुछ दुर्बल पक्ष, इसमें पहला पॉइंट देखिए कि सशक्त एवं उत्तरदायी विपक्ष का अभाव, ठीक है। तो मतलब हमारे भारत में एक तरफ तो हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात बोल रहे हैं या लोकतंत्र के जो मजबूत पॉइंट है वह बता रहे हैं, दूसरी तरफ इसके कुछ कमजोरियां भी हैं। तो पहली कमजोरी क्या है इसकी? तो सशक्त मतलब मजबूत और उत्तरदायी विपक्ष का अभाव होता है यहाँ भारत में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण त्रुटि मतलब गलती सशक्त विपक्ष का लंबे समय तक अभाव रहा है, जबकि ऐसा होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद सशक्त विपक्ष सत्ता पक्ष के प्रत्येक नीति का गहन परीक्षण करता है, नीति को कल्याणकारी ढांचे के अनुरूप मोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। और 1989 के बाद से जब से गठबंधन की सरकारें बनने लगी हैं, सशक्त विपक्ष का आविर्भाव हुआ है या सशक्त विपक्ष का उद्भव हुआ है। यद्यपि गठबंधन सरकार में सत्ता पक्ष में ही अन्य घटक दल विपक्ष की भूमिका में देखे भी जाते हैं, ऐसी समस्याएं होती है। तो ये लोकतंत्र का दुर्बल पक्ष होता है। फिर इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है जो सबसे बड़ी समस्या है अभी वर्तमान में भारत की, भ्रष्टाचार, ठीक है। तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्बल पक्ष होता है, सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोकतंत्र की भ्रष्टाचार। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो राजनीतिक व्यवस्था के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो हमारे भारत में विधायिका एक तरफ कानून बनाने का कार्य करती है, इसके बाद में कार्यपालिका उसे लागू करने का कार्य करती है और न्यायपालिका यह चेक करती है कि कहीं विधायिका द्वारा बनाया गया कानून गलत तो नहीं है, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून ऐसा तो नहीं है जिससे हमारे देश में हिंसा भड़क उठे, जनता नाराज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कानून की जांच करना न्यायपालिका का कार्य होता है। तो ये सब सरकार के तीनों अंग अपने अपने कार्य करते रहते हैं, ठीक है। तो इनसे लेकर न्यायपालिका से लेकर आम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलने से लोकतंत्र का उचित विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक और करोड़ों संपत्ति के मालिक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, भोग विलास और वैभव का अशोभनीय प्रदर्शन करते हैं, जो दूसरी ओर हमारे भारत में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लाखों लोग हैं हमारे भारत में जो आज भी भुखमरी के शिकार हैं। आ रहा समझ में? हमारे भारत में एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं और हमारे भारत में एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी समस्या हमारे भारत में है। तो इतनी असमानता, इतनी आर्थिक असमानता भारत में क्यों है? तो उसका कारण है भ्रष्टाचार, ठीक है। इसके बाद फिर
आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र के प्रबल शत्रु हैं। हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको यह साबित कर देंगे या आपको यह बता देंगे कि घोटाले होते हैं भारत में। तो भारत में हम देखते हैं बहुत सारे घोटाले हुए और इन घोटालों से हमारे भारत को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो देखिए इसमें कुछ घोटाले, तो इन घोटालों में बोफोर्स घोटाला आता है, यह भ्रष्टाचार का उदाहरण। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, फिर इसके बाद में शेयर घोटाला हुआ, फिर कोल घोटाला या कोयला घोटाला हुआ, फिर इसके बाद में दूरसंचार घोटाला, हवाला कांड आदि से जनता की जो खून पसीने की कमाई थी वो कुछ लोगों के हाथ में चली गई। इसके खिलाफ व्यक्तिगत आवाज़ उठाने वालों को जीने का अधिकार छीन लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा आवाज़ उठाता है कि इसने भ्रष्टाचार किया है, इसने भ्रष्टाचार किया है, तो उसको या तो दबा दिया जाता है या फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसी समस्या हमारे भारत में है। ठीक है, तो यह भी लोकतंत्र का दुर्बल पक्ष होता है, इसके लोकतंत्र की कमजोरी होती है। इसके बाद फिर अगला आता है हिंसा और आंदोलन की राजनीति। ठीक है, तो लोकतांत्रिक मूल्य स्वतंत्रता को स्वच्छंदता के रूप में परिभाषित कर उसके अनुसार व्यवहार किया जाना लोकतंत्र के सफल संचालन की राह में एक बड़ी समस्या होती है, एक बड़ा अवरोध होता है। अवरोध मतलब रुकावट होता है। ठीक है, वर्तमान समय में यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है, जैसे दलितों द्वारा भारत बंद एवं CAA के विरोध में हिंसात्मक घटनाएं आदि, ये सब समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो CAA आया है इसका अर्थ क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको कहा जाता है। तो इसके खिलाफ में हमने देखा था कई लोगों ने विरोध किया था। ठीक है, बेवजह इसका विरोध किया जा रहा था और कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है, अगला देखिए फिर इसका दुर्बल पक्ष लोकतंत्र का कि आपराधिक प्रवृत्ति को मान्यता। तो देश में अनेक ऐसे नाम हैं जो गंभीर अपराध में लिप्त होने के बाद भी विधानमंडल से लेकर संसद तक के सदस्य होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे भारत में होते हैं और ये लोग विधायिका के सदस्य होते हैं और कानून बनाने में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला पॉइंट इसमें आता है कि किसी भी कीमत पर सत्ता पाने की प्रवृत्ति में वृद्धि। अब जो भी राजनीतिक दल होते हैं तो सभी राजनीतिक दल सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। सभी राजनीतिक दल सत्ता में आने का लगातार प्रयास करते हैं। हर राजनीतिक दल यह चाहता है कि हमारी सरकार हो, हमारी सरकार हो। हर पार्टी यही चाहती है। ठीक है, तो लगभग सभी दल ऐसे लोगों को टिकट देकर विधानमंडल के सदस्य बने हैं जिन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं होता। ऐसे में जो वास्तविक धरातल पर कार्य करने वाले और राजनीति को साधन मानकर देश का कल्याण करने वाली सोच रखते हैं, ऐसे लोग भी भारत की तंग गलियों में ठोकर खाते रहते हैं, लेकिन इन्हें राजनीति में आने का मौका नहीं मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है राजनीतिक अस्थिरता। तो राजनीतिक अस्थिरता निर्णय प्रक्रिया में विलंब लाती है और विलंब की प्रवृत्ति हमारी राज्य व्यवस्था में शक्ति शून्यता की स्थिति उत्पन्न कर देती है। ठीक है, और यह केवल शक्ति शून्यता की स्थिति ही उत्पन्न नहीं करती बल्कि देश के समक्ष अनावश्यक रूप से निर्वाचन की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए भी बाध्य कर देती है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है सांप्रदायिकता, भाषावाद और प्रादेशिकता। प्रादेशिकता को ही हम क्षेत्रीयता भी कहते हैं। अब देखिए इसमें तो आज़ादी के बाद से ही भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती के रूप में उभरी है ये समस्याएं तीनों। इसने देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं संविधान की मूल भावना निरंतर कमजोर होती जा रही है। आ रहा समझ में? अब इसमें सांप्रदायिकता भारतीय लोकतंत्र की एक असाध्य बीमारी बन गई है जिसे साधा नहीं जा सकता। सांप्रदायिकता है क्या?
तो सांप्रदायिकता का अर्थ आपको याद रखना है कि सांप्रदायिकता कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है वह अपने धर्म को महान समझता है और दूसरे धर्म के खिलाफ भावनाएं रखता है, दूसरे धर्म को हीन समझता है, ठीक है, दूसरे धर्म के खिलाफ गलत विचारधाराएं रखता है। तो ऐसी स्थिति को सांप्रदायिकतावाद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें तो यह प्रवृत्ति न केवल जनता में मनोवैज्ञानिक असुरक्षा पैदा करती है बल्कि संविधान के मूल ढांचे को भी कमजोर करती है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता पर इससे कुठाराघात हुआ है, इससे हमारी राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई है, इससे हमारी राष्ट्रीय एकता को भी नुकसान पहुंचता है, अखंडता को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि संवैधानिक संस्थाओं का घटता विश्वास आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब संवैधानिक संस्थाओं का घटता विश्वास, इसमें क्या होता है, तो वर्तमान में भारतीय संसद एवं राज्य विधानसभाओं की कार्यप्रणाली में गुणात्मक गिरावट आई है, वाद विवाद का स्तर घटा है एवं व्यक्तिगत दोषारोपण की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो व्यक्तिगत दोषारोपण कैसे, तो सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ठीक है। जो विपक्ष के हैं ये सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते हैं और जो सत्ताधारी दल के सदस्य हैं ये विपक्ष के सदस्यों पर आरोप लगाते हैं। तो यही आरोप प्रत्यारोप या दोषारोपण की कार्यवाही इनमें चलती रहती है। इसके बाद में छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति पाई जाती है या छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो छिद्रान्वेषण का अर्थ क्या होता है, छिद्रान्वेषण का अर्थ होता है हमेशा कमियों को ढूंढना, हमेशा कमियों को खोजते रहना। तो छिद्रान्वेषण का सीधा सा अर्थ होता है कि जब हमेशा कमजोरियों को ढूंढा जाता है तो उसे कहते हैं छिद्रान्वेषण। ऐसी प्रवृत्ति राजनीतिक दलों में बढ़ी है। अब यहाँ नीतियों पर अपेक्षित विचार नहीं होता है, नीति कैसे बनाना है, देश का विकास कैसे होगा, ये तो राजनीतिक पार्टियां कम सोचती हैं, ज़्यादा तो सब एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जब संसद का सत्र चलता है तो ठीक से कार्रवाई तो कम होती है, ज़्यादा तो वो हल्ला करते हैं वहाँ पर। अर्थात में ज़्यादा तो सब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, विरोध करते हैं, ये समस्याएं होती है, ठीक है। और यहाँ शोरगुल, व्यवधान, अपमान का बोलबाला है और शालीनता का अभाव होता है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है केंद्र एवं राज्यों के तनावपूर्ण संबंध। तो इसमें देखिए फिर केंद्र एवं राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाई जाती है और दोनों के बीच तनाव को बढ़ावा मिलता है। इससे परस्पर द्वेष बढ़ता है, विद्रोह का स्वर मुखरित होता है। इसके बाद फिर संकुचित एवं अलगाववादी शक्तियों को इससे बल मिलता है। इसके बाद फिर राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के बजाय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। कई बार तो क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है तो राज्यपाल केंद्र सरकार के कहने में कार्य करता है, कई बार केंद्र से या केंद्र के कार्यों के प्रति लगातार अपना कार्य करता रहता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो राज्यपाल होता है वह केंद्र के कहने में ही कार्य करता है। इसके बाद में अगर राज्य सरकार थोड़ी सी भी कुछ गलतियां करती है तो वहाँ पर यह राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के संबंध धीरे धीरे खराब होने लगते हैं या दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होने लगता है। कई बार केंद्र सरकार पर राज्य की सरकारें आरोप लगाती है, तो इस कारण से क्या होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में तनाव बना रहता है। अगर केंद्र में मान लो एनडीए की सरकार है और किसी राज्य में यूपीए की सरकार है तो वहाँ पर भी दोनों राज्यों में तनाव बना रहता है, या दोनों सरकारों में तनाव बना रहता है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। इसके बाद फिर देखिए नैतिक मूल्यों का ह्रास, ठीक है। आज़ादी के बाद से ही राजनीति में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। राष्ट्रीय चरित्र को बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता, ठीक है। इसके बाद में सब अपना स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं, जिससे नेताओं का नैतिक पतन हो रहा है। इसके कारण चोरबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है, जमाखोरी को बढ़ावा मिल रहा है, मिलावट एवं प्रशासन में भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
ठीक है, जिससे हमारी आस्थाएं और हमारी निष्ठाएं धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसीलिए जब भी चुनाव हो तो सोच समझकर अपना वोट दीजिए, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती होता है। कौन सही व्यक्ति है, कौन गलत व्यक्ति है, इसकी परख आपको होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें जातिवाद की बढ़ती भूमिका। तो जातिवाद का अर्थ क्या होता है? तो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये सब समस्या हमारे भारत की है। तो जातिवाद, जब व्यक्ति अपनी जाति को बढ़ावा देता है और दूसरी जाति के प्रति हीन भावना रखता है, जातिवाद कहलाता है। भाषावाद, तो जब व्यक्ति अपनी भाषा को अच्छा समझता है, अपनी भाषा को बढ़ावा देता है और दूसरी भाषाओं के प्रति हीन भावना रखता है, भाषावाद कहलाता है। क्षेत्रवाद क्या होता है? तो अपने क्षेत्र को अच्छा समझना, दूसरे क्षेत्र को निम्न समझना, ये क्षेत्रवाद होता है। कुल मिलाकर जहाँ पर भी ये वाद शब्द जुड़ जाता है ना, तो ये वाद शब्द जिस शब्द के पीछे जुड़ता है तो वह क्या हो जाता है? बढ़ावा देने वाला शब्द। कैसे? जैसे जाति के बाद में बात जुड़ गया, तो इससे क्या हो गया कि हर व्यक्ति अपने अपनी जाति को बढ़ावा देना चाहता है, तो जातिवाद हो जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में जातिवाद की बढ़ती भूमिका, ठीक है, तो इसने मतदान व्यवहार को अपने अनुसार प्रभावित किया है। यह राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करने के साथ साथ विकास की रफ्तार को भी अवरुद्ध करता है। ठीक है, जातिवाद से सामाजिक और राजनीतिक समता का मार्ग भी अवरुद्ध होता है। जिस राजनीतिक समानता की हम बात करते हैं तो इसमें रुकावटें उत्पन्न होती हैं। ये ऐसे प्रवृत्ति एवं मुद्दे हैं जो लोकतंत्र एवं उसकी संरचना को कमजोर करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि दल बदल एवं विधानमंडल के सदस्यों की खरीद फरोख्त, ये भी एक बड़ी समस्या है भारतीय लोकतंत्र की। ठीक है, तो इसमें देखिए कि प्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। साथ ही भारतीय लोकतंत्र में विधानमंडल के सदस्यों की खरीद फरोख्त भी एक दुर्बल पक्ष है भारतीय लोकतंत्र का। कई बार आपने देखा होगा कि जब मतदान की बारी आती है तो इसमें खरीद फरोख्त होती है। कभी विधायकों को खरीदा जाता है, कभी सांसदों को खरीदा जाता है। आ रहा समझ में? तो ये सब समस्याएं हमारे भारतीय लोकतंत्र में हैं। ये लोकतंत्र का दुर्बल पक्ष होता है जो आपको याद रखना है। तो यह आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड। इसके बाद फिर अब शुरू होता है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। ठीक है, तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो इसमें ऐसी ही पहली चुनौती होती है गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि वर्तमान में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर गरीबी बढ़ेगी तो गरीबों की संख्या बढ़ेगी, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। ये हमारे भारत की या भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें देश की आबादी का लगभग 27%, 27% भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहा है और देश में शिक्षित और अशिक्षित नागरिकों को नियमित रोजगार का कोई साधन प्राप्त नहीं है। आज वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोजगारों की समस्या। व्यक्ति पढ़ तो लेता है लेकिन उसके बाद उसे कोई रोजगार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो नागरिकों के इसी वर्ग के कारण लोकतंत्र के संचालन में कठिनाई आती है। गरीबी और बेरोजगारी से प्रभावित नागरिक अधिक रूढ़िवादी हो जाता है और आधुनिक विचार और पद्धति के प्रति उसमें रुझान नहीं होता। आपने देखा होगा कि ज़्यादा जो अंधविश्वास पाया जाता है, जो रूढ़िवादिता होती है, ये गरीब वर्ग में ही होती है। ठीक है, तो जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। इसके बाद देखिए गरीब एवं बेरोजगार नागरिक राष्ट्र के विकास एवं प्रगति में योगदान देने की बजाय केवल अपने पेट भरने में लगे रहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई समस्याएं। ठीक है, तो हमारे भारत में ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं।
तो इन समस्याओं के कारण भी हमारे भारत में एकता और अखंडता में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो देखिए इसमें कि हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु देश में प्रचलित जातिवाद, क्षेत्रवाद, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को वास्तविक नहीं बनने दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जातिवाद का अर्थ क्या है, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि जब व्यक्ति अपने जाति को बढ़ावा देता है और दूसरी जातियों को निम्न समझता है, अर्थात अपनी जाति को उच्च समझेगा और दूसरी जाति को निम्न समझता है, तो वह जातिवाद हो जाता है। अपनी जाति को बढ़ावा देता है, जातिवाद कहलाता है। फिर क्षेत्रवाद क्या होता है, तो अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना और दूसरे क्षेत्र पर ध्यान न देना, अपने क्षेत्र को उच्च समझना, दूसरे क्षेत्र को निम्न समझना, यह भी क्या है, क्षेत्रवाद होता है। तो ऐसी समस्या हमारे भारत में होती है, ऐसे भाषावाद की समस्या होती है। तो भाषा में भी, भाषावाद में भी क्या होता है, तो व्यक्ति अपनी भाषा को बढ़ावा देना चाहता है और दूसरी भाषाओं को हीन समझता है। आपने देखा होगा कि जब भी हिंदी को बढ़ावा देने की बात आती है तो दक्षिण भारत में विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो वे लोग अपनी भाषाओं को छोड़ना नहीं चाहते, वे लोग हिंदी को बढ़ावा नहीं देना चाहते, तो इसे क्या कहते हैं, भाषावाद कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करने वाले यह मानते थे कि भारत में धीरे धीरे जातिवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति जब जाति को प्राथमिकता देकर राजनीतिक कार्य और व्यवहार निर्धारित करता है तो वह लोकतंत्र के संचालन में अवरोध माना जाता है या अवरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। तो जब भी व्यक्ति इसको बढ़ावा देगा, इन तीनों को, किसको, जातिवाद को, क्षेत्रवाद को या भाषावाद को, जब भी इनको बढ़ावा देगा तो लोकतंत्र के संचालन में बाधा उत्पन्न होती ही है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि क्षेत्रवाद इन्हीं स्थितियों के फलस्वरूप क्षेत्रीय स्वतंत्रता, यहाँ तक कि प्रांत विभाजन की मांग को भी बढ़ावा देता है। इसी क्षेत्रवाद के कारण एक अलग राज्य की मांग होती है और यहाँ तक कि हमारे भारत में तो अलग देश की भी मांग हुई थी। ठीक है, इसीलिए हमारी विधायिका के द्वारा या हमारी संसद के द्वारा संशोधन करके अखंडता शब्द जोड़ा गया है हमारी प्रस्तावना में। ठीक है, अब भारत का विभाजन संभव नहीं है। इसी क्षेत्रीयता के आधार पर देखते हैं, इसी क्षेत्रवाद के आधार पर देखते हैं कि राज्यों की मांग होती रहती है और एक राज्य दो भाग में बढ़ जाता है, एक ही राज्य के दो राज्य बन जाते हैं। आज भी हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्षेत्रीयता के आधार पर राज्यों की मांग हो रही है। ठीक है, इसके बाद फिर जैसे गोरखालैंड एवं बुंदेलखंड की मांग जब राष्ट्रीय हितों के ऊपर क्षेत्रीय भाव को रखा जाता है तो लोकतांत्रिक मूल्य इसमें धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर क्षेत्रीयता की तरह भाषा की विविधता भी कई बार लोकतंत्र के लिए बाधक बनती है और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी हिंदी के विरोध में दक्षिण भारत के कई राज्यों में आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ में प्रदर्शन क्यों होते हैं, हिंदी के विरोध में आंदोलन क्यों होते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग उनकी भाषा को छोड़ना नहीं चाहते, हिंदी को अपनाना नहीं चाहते। आ रहा समझ में? तो यही कारण हम देखते हैं, तो यही क्या कहलाता है, यही भाषावाद कहलाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर भी हम देखते हैं कि हमारे भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में समस्या उत्पन्न होती हैं। तो भाषावाद, क्षेत्रवाद, ठीक है, जातिवाद, ये सब क्या होते हैं, लोकतंत्र में बाधक होते हैं, लोकतंत्र के रास्ते में बाधक होते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है निरक्षरता। निरक्षरता से तात्पर्य क्या है, तो निरक्षरता मतलब कम साक्षर होना। तो लोकतांत्रिक पद्धति का सफल क्रियान्वयन नागरिकों की शिक्षा पर ही निर्भर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का लगभग 73% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता कितनी है, मात्र 64.4% है। तो 64.4% महिलाओं की साक्षरता होती है। तो जब साक्षर नहीं होंगे लोग, ठीक है, तो उसमें लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होता है।
सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकता। अगर सरकार गलत नीति बनाती है तो भी जो अनपढ़ लोग हैं ये सरकार का विरोध नहीं करते हैं, और जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है अगर सरकार गलत नीतियां बनाती है तो ये पढ़ा लिखा वर्ग उसका विरोध करता है। इसलिए लोकतंत्र को यदि सफल बनाना है तो साक्षरता को बढ़ावा देना होगा। इसके बाद स्त्री पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार होते हुए भी शिक्षा की कमी के कारण लोकतंत्र के क्रियान्वयन में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें अगला दुर्बल पक्ष होता है सांप्रदायिकता। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय को मानने वाले लोग निवास करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य किसी धर्म को न तो बढ़ावा देगा और न किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारे भारत में होते हैं जो अपने अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और दूसरे धर्म को हीन समझते हैं। इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है और दो धर्मों के बीच टकराव होता है। दो धर्म के लोगों के बीच मनमुटाव होने लगता है, जिससे हिंसात्मक कार्रवाई को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद देखिए कि अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथों एवं संप्रदायों को घृणा की दृष्टि से देखना तथा व्यापक राष्ट्रहित की उपेक्षा कर स्वयं के पंथ अथवा संप्रदाय के हितों की पूर्ति में कार्य करना, यही सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बड़ी बाधा होती है। ठीक है, जो आपको याद रखना है। जब तक सांप्रदायिकता समाप्त नहीं होगी तब तक भारत में एकता को स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मजबूत लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय एकता जरूरी होती है, राष्ट्रीय अखंडता जरूरी होती है, राष्ट्र में भाईचारे को बढ़ावा देना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद फिर इसके कारण द्वेष भाव उत्पन्न होता है, हिंसा को बढ़ावा मिलता है, पारस्परिक अविश्वास का वातावरण उत्पन्न होता है। किसके कारण? सांप्रदायिकता के कारण। ठीक है, इसलिए सांप्रदायिकता जैसी समस्या को समाप्त करना जरूरी होता है। तो ये अभी हम दुर्बल पक्ष के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें आतंकवाद। तो आतंकवाद मानव जाति के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों या गिरोहों की हिंसा को आतंकवाद कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मानव जाति के विरुद्ध व्यक्तियों या गिरोहों के द्वारा जो हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है तथा मनुष्य के मन में या मानव के मन में एक भय उत्पन्न किया जाता है, उसको हम आतंकवाद कहते हैं। यह लोकतंत्र के विरुद्ध एक अपराध होता है। आतंकवाद हमारे भारत की ही समस्या नहीं है, यह पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। ये अनैतिक साधनों को भी न्याय संगत ठहराते हैं, ये अनैतिक साधनों का उपयोग करते हैं, हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और देश की एकता और अखंडता को नष्ट करना चाहते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है आतंकवादियों का। इसके बाद फिर अगला देखिए सामाजिक कुरीतियाँ। तो समाज में अस्पृश्यता की भावना, महिलाओं के प्रति भेदभाव, जातीय श्रेष्ठता का भाव, सामंतवादी मानसिकता, इसके बाद फिर सामंतवादी मानसिकता और सामाजिक कुरीतियाँ व अंधविश्वास आदि की भावना व्याप्त होती है। इस प्रकार के विचार लोकतंत्र को जीवन का अभिन्न अंग नहीं बनने देते हैं। ठीक है, तो सामाजिक कुरीतियाँ या सामाजिक बुराइयाँ ये भी हमारे भारत में लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। आ रहा समझ में? सामाजिक कुरीतियों में और भी कई प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, रूढ़िवादिता होती है, अंधविश्वास होते हैं, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए संचार साधनों की भूमिका। तो अगला पॉइंट इसमें आता है कि संचार साधनों की भूमिका। ठीक है, तो लोकतंत्र में संचार माध्यम एक सशक्त संवाहक की भूमिका का निर्वहन करते हैं और लोकतंत्र के आधार स्तंभों में इसमें मीडिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह जनता की मनोदशा और शासन एवं प्रशासन को भी प्रभावित करता है। ठीक है, किंतु वर्तमान में मीडिया की भूमिका बदल रही है। मीडिया शासन का या सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है।
ठीक है। जो मीडिया जनता की बातें सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है, वही मीडिया अब धीरे धीरे अपनी भूमिका में परिवर्तन कर रहा है। इसकी भूमिका में बदलाव आया है। वह सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है और वह अपने निष्पक्ष व पारदर्शी छवि के विपरीत कार्य कर रहा है। यह पूर्ण रूप से व्यवसायी हो गया है। इसके बाद में कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, समाचार पत्र वाले होते हैं, ये पैसे देकर न्यूज़ छपवाते हैं या पैसे लेकर न्यूज़ छापते हैं। जितना इनको पैसा दिया जाएगा उसके हिसाब से न्यूज़ छाप देते हैं, जिसको हम पेड न्यूज़ कहते हैं। तो ऐसी समस्या भी इस मीडिया में देखी जाती है। तो यह भी हमारे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती ही है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो यह आपसे 3 नंबर में भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए भारत में, अगला देखिए इसमें, भारत में सुदृढ़ लोकतंत्र की दिशा में मौलिक सुधार, मतलब हमारे भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। तो इसमें देखिए कुछ सुधार। तो पहला सुधार यह है कि पंचायती राज व्यवस्था को अधिक शक्ति देने की आवश्यकता है, जिससे वे स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान में वैधानिक क्षमता हासिल कर सके। मतलब हमारे भारत में जो पंचायती राज की स्थापना की गई है, इसको और मजबूत बनाया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर जो समस्या है उसका समाधान शीघ्रता से किया जाए। ठीक है। इसके बाद इसके साथ ही उनके लिए परिभाषित विषयों के माध्यम से आय के स्रोत को और अधिक विस्तार देने की जरूरत है। मतलब कि जो पंचायती राज होता है या स्थानीय स्वशासन होते हैं, तो इनको और ज़्यादा से ज़्यादा आय के स्रोत सौंपे जाना चाहिए। इनके और ज़्यादा से ज़्यादा आय के स्रोत होना चाहिए। जब इनके पास आय अधिक होगी तो स्थानीय स्तर पर डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। इसके बाद अभी तक यह राज्य सरकार पर निर्भर है, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। तो हम वित्तीय मामलों में देखते हैं, तो वित्तीय मामले में अगर देखा जाए तो ये पूर्णतः राज्य सरकार पर निर्भर होते हैं। इनको जितना अनुदान दिया जाता है उसके हिसाब से ये विकासात्मक कार्य को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रशासन को अधिक उत्तरदायी एवं कार्यकुशल बनाया जाए। तो प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी बनाया जाए, कार्यकुशल बनाया जाए। इसमें जो कार्य करने वाले कर्मचारी तथा अधिकारी होते हैं उनको अपने अपने कार्य में और दक्ष बनाया जाना चाहिए, और ये अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते समय हमेशा जनता के हित को ध्यान में रखकर कार्य करें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे जनता का अहित हो, जनता का नुकसान हो। ठीक है। इसके बाद फिर शासकीय सेवकों में इस भावना का विकास करना होगा कि वे जनता के स्वामी नहीं है, जनता के सेवक हैं। क्या होता है कि जब भी कोई सरकारी पद पर पहुंचता है या कोई भी उच्च पद पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है स्वामी की। वह अपने आप को स्वामी समझता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी होते हैं ये सब जनता के सेवक होते हैं, और यही भावना इनके अंदर विकसित होना चाहिए। ठीक है। और यही भावना इन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अंदर हमें विकसित करना होगा कि ये जनता के सेवक हैं, न कि स्वामी। ठीक है। तब फिर हमारे भारत में तेजी से विकास होगा, भ्रष्टाचार जैसी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर जनता का भी प्रशासन में लगाव बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें शिक्षा का प्रसार करना होगा ताकि निर्णय में तार्किकता के साथ साथ सेवा भाव का भी विकास हो। तो जब तक हमारे भारत में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, जब तक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक जो भारत की समस्याएं हैं वह समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, और इसके द्वारा राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार होगा एवं स्वस्थ मतदान का व्यवहार भी बढ़ेगा, या स्वस्थ मतदान व्यवहार का निर्माण भी होगा। तो जब भारत में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, तो लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। लोग राजनीति को लेकर जागरूक होंगे, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होंगे,
और हर व्यक्ति मतदान अवश्य करेगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने वाली नीतियां निरंतरता के साथ चलती रहनी चाहिए। मतलब हमारे भारत में गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो ये हमेशा चलाए जाते रहना चाहिए, इनको बंद नहीं करना चाहिए। अन्यथा राजनीतिक बाध्यता के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना खुद का खर्चा नहीं चला पाते हैं। अभी भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2 वक्त का खाना प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे गरीब और असहाय लोगों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का निरंतर रहना जरूरी है। इन कल्याणकारी कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखना जरूरी है, इनको हमेशा चलाना पड़ेगा सरकार को, तब जाकर हमारे भारत में गरीबी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद में बेरोजगारों को रोजगार देकर इस बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हमारा यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इस टॉपिक से आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 11 नंबर का क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 11 नंबर में क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा, तो इसमें पूछेगा कि भारतीय लोकतंत्र का वर्णन कीजिए। तो फिर आपको ये सभी पॉइंट उसमें कवर करने होंगे, लेकिन शब्द सीमा का आप विशेष ध्यान रखें, शब्द सीमा का उल्लंघन न करें। ठीक है फ्रेंड, तो आज का यह सेशन हमारा समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।